हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक पॉलिटिकल साइंस के सभी चैप्टर्स के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 11 के चैप्टर 6 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न चैप्टर 7 संघवाद से रिलेटेड हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनें। पहला है, सोवियत संघ विश्व की एक महाशक्ति था, पर 1989 के बाद वह अनेक स्वतंत्र देशों में बंट गया। दूसरा है, सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण वहां शक्तियों का जमाव और अत्यधिक केंद्रीकरण की प्रवृत्तियां थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। सोवियत संघ विश्व की एक महाशक्ति था, पर 1989 के बाद वह अनेक स्वतंत्र देशों में बंट गया। इनमें से कुछ ने मिलकर स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल बना लिया। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण वहां शक्तियों का जमाव और अत्यधिक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति थी। इसके अलावा उज्बेकिस्तान जैसे भिन्न भाषा और संस्कृति वाले क्षेत्रों पर रूस के आधिपत्य ने भी विघटन को बढ़ावा दिया। अगला प्रश्न है, वेस्ट इंडीज संघ फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज का जन्म निम्नलिखित में से कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1958 में। वेस्ट इंडीज में संघवाद। भारत की ही तरह वेस्ट इंडीज भी अंग्रेजों का उपनिवेश था। 1958 में वेस्ट इंडीज संघ का जन्म हुआ। इसकी केंद्रीय सरकार कमजोर थी और प्रत्येक संघीय इकाई की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। इस वजह से और अन्य संघीय इकाइयों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण 1962 में इस संघ को भंग कर दिया गया। बाद में 1973 की चिगुवारा मत संधि के द्वारा इन स्वतंत्र प्रायद्वीपों ने एक साझी संसद, सर्वोच्च न्यायालय, मुद्रा और कैरिबियन समुदाय नामक साझा बाजार जैसी संयुक्त संस्थाओं का निर्माण किया। अगला प्रश्न है, संघीय राज्य की शुरुआत निम्न में से किस देश से हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका से। संघवाद में कोई निश्चित और कठोर सिद्धांत नहीं होते जो प्रत्येक ऐतिहासिक परिस्थिति में समान रूप से लागू हों। शासन के सिद्धांत के रूप में संघवाद विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न स्वरूप ग्रहण करता है। संघीय राज्य की शुरुआत अमेरिका से हुई, लेकिन वह जर्मनी और भारतीय संघवाद से भिन्न है। अगला प्रश्न है, संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो एक प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है। ये कथन असत्य है। इसमें एक प्रांतीय स्तर की सरकार होती है और दूसरी केंद्रीय स्तर की। ये सही है। कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है, पर भारत में इकहरी नागरिकता है। ये भी सही है। और राष्ट्रीय महत्व के विषयों जैसे प्रतिरक्षा और मुद्रा का उत्तरदायित्व संघीय या केंद्रीय सरकार का होता है। ये भी सही है। निश्चित रूप से संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है। इनमें से एक प्रांतीय स्तर की होती है और दूसरी केंद्रीय स्तर की। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है। कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है, पर भारत में इकहरी नागरिकता है। इस प्रकार लोगों की दोहरी पहचान और निष्ठाएं हैं। वे अपने क्षेत्र के भी होते हैं और राष्ट्र के भी।
जैसे हम में से कोई गुजराती या झारखंडी होने के साथ साथ भारतीय भी होता है। प्रत्येक स्तर की राजनीतिक व्यवस्था की कुछ विशिष्ट शक्तियां और उत्तरदायित्व होते हैं तथा वहां एक अलग सरकार भी होती है। दोहरे शासन की विस्तृत रूपरेखा अमूमन एक लिखित संविधान में मौजूद होती है। यह संविधान सर्वोच्च होता है और दोनों सरकारों की शक्तियों का स्रोत भी। राष्ट्रीय महत्व के विषयों जैसे प्रतिरक्षा और मुद्रा का उत्तरदायित्व संघीय या केंद्रीय सरकार का होता है। क्षेत्रीय या स्थानीय महत्व के विषयों पर प्रांतीय राज्य सरकारें जवाबदेह होती हैं। अगला प्रश्न है डैश को केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे के संबंध में उठने वाले कानूनी विवादों को हल करने का अधिकार होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी न्यायपालिका। केंद्र और राज्यों के मध्य किसी टकराव को रोकने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था होती है जो संघर्षों का समाधान करती है। न्यायपालिका को केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे के संबंध में उठने वाले कानूनी विवादों को हल करने का अधिकार होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कारक से संघवाद का कामकाज आसानी से चलता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपसी विश्वास, आपसी सहयोग और सम्मान और संयम की संस्कृति हो। संघवाद के वास्तविक कामकाज का निर्धारण राजनीति, संस्कृति, विचारधारा और इतिहास की वास्तविकताओं से होता है। आपसी विश्वास, सहयोग, सम्मान और संयम की संस्कृति हो तो संघवाद का कामकाज आसानी से चलता है। राजनीतिक दलों के व्यवहार से भी यह तय होता है कि संविधान किस रास्ते चलेगा। यदि कोई एक इकाई, प्रांत, भाषाई समुदाय या विचारधारा पूरे संघ पर हावी हो जाए तो दबदबा कायम करने वाली ताकत के साथ जो इकाइयां या लोग नहीं हैं उनमें विरोध पनपता है। ऐसी स्थिति में नाराज इकाइयां अपने अलग होने की मांग उठा सकती हैं। नौबत गृह युद्ध तक की आ सकती है। बहुत से देशों को इस अनुभव से गुजरना पड़ा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन नाइजीरिया की बड़ी जातीयताएं हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। एरुबा, इबो और हाउसा फुलानी। नाइजीरिया में संघवाद। यदि किसी देश के विभिन्न क्षेत्र और समुदाय एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते तो वहां संघीय व्यवस्था भी एकता लाने में असफल होगी। इसे नाइजीरिया के उदाहरण से समझा जा सकता है। 1914 तक उत्तरी नाइजीरिया और दक्षिणी नाइजीरिया ब्रिटेन के दो उपनिवेश थे। 1950 में इबादान संवैधानिक सम्मेलन में नाइजीरिया के नेताओं ने एक संघीय संविधान बनाने का निर्णय लिया। नाइजीरिया की तीन बड़ी जातीयताएं एरुबा, इबो और हाउसा फुलानी है। इनके नियंत्रण में क्रमशः देश के तीन क्षेत्र पश्चिम, पूर्व और उत्तर थे। इन क्षेत्रों पर इनका अपना अपना नियंत्रण था। इनके द्वारा अन्य क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाने के प्रयास से भय और संघर्ष का माहौल बना। इससे वहां एक सैनिक शासन की स्थापना हुई। 1960 के संविधान में केंद्र और प्रांतीय सरकारें संयुक्त रूप से नाइजीरिया की पुलिस का नियंत्रण करती थी। 1979 के सैनिक संविधान के अंतर्गत किसी भी राज्य को सिविल पुलिस रखने का अधिकार नहीं था। अगला प्रश्न है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 के क्लोज 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। 2 में राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। मिसाल के तौर पर भारत के संविधान के अंग्रेजी संस्करण में फेडरेशन शब्द का नहीं बल्कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। हालांकि हिंदी भाषा में फेडरेशन और यूनियन दोनों के लिए ही संघ शब्द का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है एक संपूर्ण राष्ट्र के लिए जो सरकार होता है उसे क्या कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन है संघीय सरकार।
शक्ति विभाजन। भारत के संविधान में दो तरह की सरकारों की बात मानी गई है। एक संपूर्ण राष्ट्र के लिए, जिसे संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार कहते हैं, और दूसरी प्रत्येक प्रांतीय इकाई या राज्य के लिए, जिसे राज्य सरकार कहते हैं। ये दोनों ही संवैधानिक सरकारें हैं और इनके स्पष्ट कार्य क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, शक्ति विभाजन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि संविधान ने आर्थिक और वित्तीय शक्तियां डैश सरकार के हाथ में सौंपी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केंद्रीय सरकार। शक्ति विभाजन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि संविधान ने आर्थिक और वित्तीय शक्तियां केंद्रीय सरकार के हाथ में सौंपी हैं। राज्यों के उत्तरदायित्व तो बहुत अधिक है, पर आय के साधन कम। अगला प्रश्न है, डाक और तार, रेलवे और प्रतिरक्षा निम्नलिखित में से किस सूची से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संघ सूची से। संघ सूची में सम्मिलित है प्रतिरक्षा, परमाणविक ऊर्जा, विदेश मामले, युद्ध और शांति, बैंकिंग, रेलवे। डाक और तार, वायु सेवा, बंदरगाह, विदेश व्यापार, मुद्रा। इन विषयों पर सिर्फ केंद्रीय विधायिका ही कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विषय राज्य सूची से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मजदूर संघ। राज्य सूची के विषय हैं कृषि, पुलिस, जेल खाना, स्थानीय शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भूमि, शराब, वाणिज्य व्यापार और पशुपालन। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची के विषय पर निम्न में से किसे कानून बनाने का अधिकार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, केंद्र विधायिका और प्रांत विधायिका। समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत शिक्षा, कृषि भूमि के अतिरिक्त किसी अन्य संपदा का हस्तांतरण, वन, मजदूर संघ, सामानों में मिलावट, गोद लेना और उत्तराधिकार, ये विषय शामिल हैं। केंद्र और प्रांत दोनों की विधायिका इन मामलों पर कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है, साइबर कानून जैसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार निम्न में से किन के पास है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केंद्र विधायिका। अवशिष्ट शक्तियां, इनमें वे सभी मामले शामिल हैं जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं हुआ है। साइबर कानून इन विषयों पर केवल केंद्र विधायिका ही कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है, देश की आर्थिक खुशहाली का अंतिम उत्तरदायित्व तो केंद्र सरकार का हो गया है। यह कथन निम्न में से किस राजनेता का है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टी कृष्णमाचारी। टी कृष्णमाचारी का कथन है, मैं अपने सदन के सम्मानित मित्रों को बताना चाहता हूं कि सभी संविधानों में शक्तियों का प्रवाह केंद्र की ओर रहा है। बदलती हुई परिस्थितियों के कारण कोई भी राष्ट्र राज्य, चाहे वे एकात्मक रहे हों या संघात्मक, पुलिस राज्य के लोक कल्याणकारी राज्य बन गए हैं और देश की आर्थिक खुशहाली का अंतिम उत्तरदायित्व केंद्र सरकार का हो गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समस्या के समाधान के लिए नियोजन और समन्वय बहुत जरूरी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। गरीबी, निरक्षरता और आर्थिक असमानता। देश की एकता बनाए रखने के साथ साथ संविधान निर्माता यह भी चाहते थे कि सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार करे और ऐसा करने में उसे राज्यों का सहयोग भी प्राप्त हो। गरीबी, निरक्षरता और आर्थिक असमानता आदि कुछ ऐसी समस्याएं थीं जिनके समाधान के लिए नियोजन और समन्वय बहुत जरूरी था। इस प्रकार राष्ट्रीय एकता और विकास की चिंताओं ने संविधान निर्माताओं को एक सशक्त केंद्रीय सरकार बनाने की प्रेरणा दी। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं के अस्थायित्व पर का नियंत्रण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संसद का। किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं के अस्थायित्व पर संसद का नियंत्रण है।
अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। वह किसी राज्य की सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? पहला है, अनुच्छेद 5 के अनुसार संसद के शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान पहले प्रभावित राज्य के विधानमंडल को विचार व्यक्त करने का अवसर देता है। दूसरा है, आपातकाल के दौरान संसद को यह शक्ति भी प्राप्त हो जाती है कि वह उन विषयों पर कानून बना सके जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। वह किसी राज्य की सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है, पर इस शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान पहले प्रभावित राज्य के विधानमंडल को विचार व्यक्त करने का अवसर देता है। संविधान के केंद्र को अत्यंत शक्तिशाली बनाने वाले कुछ आपातकालीन प्रावधान हैं जो लागू होने पर हमारी संघीय व्यवस्था को एक अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्था में बदल देते हैं। आपातकाल के दौरान शक्तियां कानूनी रूप से केंद्रीकृत हो जाती हैं। संसद को यह शक्ति भी प्राप्त हो जाती है कि वह उन विषयों पर कानून बना सके जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न है, आय के प्रमुख संसाधनों पर डैश सरकार का नियंत्रण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केंद्र सरकार। सामान्य स्थितियों में भी केंद्र सरकार को अत्यंत प्रभावी वित्तीय शक्तियां और उत्तरदायित्व हैं। सबसे पहले तो आय के प्रमुख संसाधनों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। इस प्रकार केंद्र के पास आय के अनेक साधन हैं और राज्य अनुदानों और वित्तीय सहायता के लिए केंद्र पर आश्रित है। अगला प्रश्न है, ऐसी परिस्थितियां आ जाए जब केंद्र सरकार द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाना आवश्यक हो जाए, तब ऐसा करने के लिए पहले डैश की अनुमति लेना आवश्यक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्यसभा की। ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जब केंद्र सरकार द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाना आवश्यक हो जाए, पर ऐसा करने के लिए पहले राज्यसभा की अनुमति लेना आवश्यक है। संविधान में साफ साफ कहा गया है कि केंद्रीय कार्यपालिका की शक्ति प्रादेशिक कार्यपालिका की शक्ति से ज़्यादा होगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में राज्यों पर संघ के नियंत्रण के बारे में बताता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 257। अनुच्छेद 257 प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाए जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। अगला प्रश्न है, जिलाधीश के रूप में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी या पुलिस कमिश्नर के रूप में कार्यरत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों पर डैश का नियंत्रण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केंद्र सरकार का। अखिल भारतीय सेवाएं पूरे देश के लिए हैं। इसमें चयनित पदाधिकारी राज्यों के प्रशासन में कार्य करते हैं। अतः जिलाधीश के रूप में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी या पुलिस कमिश्नर के रूप में कार्यरत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। राज्य न तो उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है और न ही उन्हें सेवा से हटा सकता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 33 के तहत सशस्त्र बलों और अर्धसैन्य सदस्यों के मौलिक अधिकारों को समाप्त करने या प्रतिबंधित करने की शक्ति किसके पास है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संसद के पास। संविधान के 2 अनुच्छेद 33 व 34 संघ सरकार की शक्ति को उस स्थिति में काफ़ी बढ़ा देते हैं जब देश के किसी क्षेत्र में सैनिक शासन लागू हो जाए। ये प्रावधान संसद को इस बात का अधिकार देते हैं कि ऐसी स्थिति में वह केंद्र या राज्य के किसी भी अधिकारी के द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने या उसकी बहाली के लिए किए गए किसी भी कार्य को कानूनन जायज़ करार दे सके। इसी के अंतर्गत सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम का निर्माण किया गया। इससे कभी कभी जनता और सशस्त्र बलों में आपसी तनाव भी हुआ है। अगला प्रश्न है, 1950 और 1960 के दशक के आरंभिक वर्षों में डैश ने भारतीय संघीय व्यवस्था की नींव रखी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पंडित नेहरू ने। 1950 तथा 1960 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संघीय व्यवस्था की नींव रखी। अगला प्रश्न है, वित्तीय स्वायत्तता से आप क्या समझते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्यों के पास आय के स्वतंत्र साधन होने चाहिए और संसाधनों पर उनका ज़्यादा नियंत्रण होना चाहिए। राज्यों के पास आय के स्वतंत्र साधन होने चाहिए और संसाधनों पर उनका ज़्यादा नियंत्रण होना चाहिए। इसे वित्तीय स्वायत्तता भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, डैश ईस्वी में पश्चिमी बंगाल की वामपंथी सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्परिभाषित करने के लिए एक दस्तावेज प्रकाशित किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1977 में। 1977 में पश्चिमी बंगाल की वामपंथी सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्परिभाषित करने के लिए एक दस्तावेज प्रकाशित किया। तमिलनाडु और पंजाब की स्वायत्तता की मांगों में भी ज़्यादा वित्तीय अधिकार हासिल करने की मंशा छुपी हुई है। अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग निम्न में से किससे संबंधित था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केंद्र राज्य संबंध से। केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े मसलों की पड़ताल के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1983 में एक आयोग बनाया गया। इस आयोग को सरकारिया आयोग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन कथन असत्य है? पहला है, राज्यपाल निर्वाचित पदाधिकारी होता है। दूसरा है, राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन असत्य है। राज्यपाल की भूमिका केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा ही विवाद का विषय रही है। राज्यपाल निर्वाचित पदाधिकारी नहीं होता। अधिकतर राज्यपाल सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी, लोक सेवक या राजनीतिज्ञ हुए हैं। फिर राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है। अतः राज्यपाल के फैसलों को अक्सर राज्य सरकार के कार्यों में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है। जब केंद्र और राज्य में अलग दल सत्तारूढ़ होते हैं तब राज्यपाल की भूमिका और विवादास्पद हो जाती है। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े मसलों की पड़ताल के लिए केंद्र सरकार द्वारा कब सरकारिया आयोग बनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1983 में। केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े मसलों की पड़ताल के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1983 में एक आयोग बनाया गया। इस आयोग को सरकारिया आयोग के नाम से जाना जाता है। इस आयोग ने 1998 में अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि राज्यपालों की नियुक्ति अनिवार्य तथा निष्पक्ष होकर की जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 356। संविधान के सर्वाधिक विवादास्पद प्रावधानों में से एक अनुच्छेद 356 है। इसके द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। इस प्रावधान को किसी राज्य में तब लागू करते हैं जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो कि उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्न में से कौन कथन असत्य है? पहला है, राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 2 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।
दूसरा है, राष्ट्रपति शासन को लागू करने के विषय पर राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा को संसद की स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी होता है। तीसरा है, राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह राज्य सरकार को बर्खास्त करने तथा राज्य विधानसभा को निलंबित या विघटित करने की अनुशंसा कर सके। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला कथन असत्य है, बाकी दोनों सही है। राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राज्य विधानसभा को निलंबित करने या विघटित करने की अनुशंसा कर सके। इससे अनेक विवाद पैदा हुए। कुछ मामलों में राज्य सरकारों को विधायिका में बहुमत होने के बाद भी बर्खास्त कर दिया गया। 1959 में केरल में और 1967 के बाद अनेक राज्यों में बहुमत की परीक्षा के बिना ही सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। कुछ मामले सर्वोच्च न्यायालय में भी गए तथा सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के निर्णय की संवैधानिकता की जांच पड़ताल न्यायालय कर सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन का प्रयोग करके सन 1980 के दशक में केंद्रीय सरकार ने निम्न में से किस राज्य की निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर। केंद्र ने अनेक अवसरों पर इसका प्रयोग राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए किया तथा उसने राज्यपाल के माध्यम से बहुमत दल या गठबंधन को सत्तारूढ़ होने से रोका। उदाहरण के लिए सन 1980 के दशक में केंद्रीय सरकार ने आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर की निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त किया। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर कब राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दिसंबर 1953 में। राष्ट्रीय आंदोलन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय एकता को ही नहीं बल्कि समान भाषा, क्षेत्र और संस्कृति पर आधारित एकता को भी जन्म दिया। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन लोकतंत्र के लिए भी एक आंदोलन था। अतः राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह भी तय किया गया कि यथासंभव समान संस्कृति और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होगा। इससे स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठी। दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, जिसने प्रमुख भाषाई समुदायों के लिए भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश की। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की शुरुआत हुई। इसके तहत गुजरात और महाराष्ट्र का गठन निम्न में से कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1960 में। 1956 में कुछ राज्यों का पुनर्गठन हुआ। इससे भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की शुरुआत हुई और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र का गठन हुआ। 1966 में पंजाब और हरियाणा को अलग अलग किया गया। बाद में पूर्वोत्तर के राज्यों का पुनर्गठन किया गया और नए राज्यों जैसे मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का जन्म हुआ। अगला प्रश्न है, वर्ष 2000 में निम्न में से किस राज्य का गठन हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। नए राज्य बनाने की मांग को पूरा करने और अधिक प्रशासकीय सुविधा के लिए कुछ बड़े राज्यों का विभाजन 2000 में किया गया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को विभाजित कर 3 नए राज्य क्रमशः छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड बनाए गए। 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। कुछ क्षेत्र और भाषाई समूह अभी भी अलग राज्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में विदर्भ। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच कानूनी विवादों में डैश पंच की भूमिका निभाती है, लेकिन इन विवादों का स्वरूप मात्र कानूनी नहीं होता। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यायपालिका। अंतरजातीय विवाद, जहां एक और राज्य अधिक स्वायत्तता और आय के स्रोतों पर अपनी हिस्सेदारी के सवाल पर केंद्र से विवाद की स्थिति में रहते हैं, वहीं दूसरी ओर संघीय व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक राज्यों में आपसी विवाद के भी अनेक उदाहरण मिलते हैं।
कानूनी विवादों में न्यायपालिका पंच की भूमिका निभाती है, लेकिन इन विवादों का स्वरूप मात्र कानूनी नहीं होता। इन विवादों के राजनीतिक पहलू भी होते हैं, अतः इनका सर्वोत्तम समाधान केवल विचार विमर्श और पारस्परिक विश्वास के आधार पर ही हो सकता है। अगला प्रश्न है, कावेरी जल विवाद मुख्य रूप से किन दो राज्यों के बीच का एक प्रमुख विवाद है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु और कर्नाटक। जहां सीमा संबंधी विवादों का स्वरूप भावनात्मक होता है, वहीं नदियों के जल के बंटवारे को लेकर होने वाले विवाद की प्रकृति गंभीर है, क्योंकि यह संबंधित राज्यों में पीने के पानी और कृषि की समस्या से जुड़ा है। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच एक प्रमुख विवाद है। दोनों राज्यों के किसान कावेरी के जल पर निर्भर हैं। यद्यपि इसे सुलझाने के लिए एक जल विवाद न्यायाधिकरण है, फिर भी ये दोनों राज्य इसे सुलझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण में गए हैं। ऐसा ही एक विवाद नर्मदा नदी के जल के बंटवारे को लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच है। नदियां हमारे प्रमुख संसाधन हैं, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद में राज्यों के धैर्य और सहयोग भावना की परीक्षा हो जाती है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है क्योंकि? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रत्येक राज्य का आकार और जनसंख्या भिन्न भिन्न होने के कारण। भारतीय संघवाद की सबसे नायाब विशेषता यह है कि इसमें अनेक राज्यों के साथ थोड़ा अलग व्यवहार किया जाता है। प्रत्येक राज्य का आकार और जनसंख्या भिन्न भिन्न होने के कारण उन्हें राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। जहां छोटे से छोटे राज्य को भी न्यूनतम प्रतिनिधित्व अवश्य प्रदान किया गया है, वहीं इस व्यवस्था से यह भी सुनिश्चित किया गया है कि बड़े राज्यों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिल सके। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 371 क्लोज ए से जे का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। शक्ति के बंटवारे की योजना के तहत संविधान प्रदत्त शक्तियां सभी राज्यों को समान रूप से प्राप्त हैं, लेकिन कुछ राज्यों के लिए उनकी विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुरूप संविधान कुछ विशेष अधिकारों की व्यवस्था करता है। ऐसे अधिकतर प्रावधान पूर्वोत्तर के राज्यों असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम आदि के लिए है, जहां विशिष्ट इतिहास और संस्कृति वाली जनजाति बहुल जनसंख्या निवास करती है। यहां के ये निवासी अपनी संस्कृति तथा इतिहास को बनाए रखना चाहते हैं। ये प्रावधान इस क्षेत्र के कुछ भागों में अलगाववाद और सशस्त्र विद्रोह को रोकने में सफल नहीं हो सके। ऐसे ही कुछ विशिष्ट प्रावधान पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश तथा अन्य राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम और तेलंगाना के लिए भी हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 निम्न में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर विशेष दर्जा वाला अन्य राज्य जम्मू और कश्मीर था। जम्मू और कश्मीर बड़े रजवाड़ों में से एक था जिसके पास भारत स्वायत्तता दी गई थी। अनुच्छेद 370 के अनुसार संघ और समवर्ती सूचियों में उल्लिखित मामलों में कोई कानून भी बनाने के लिए राज्य की सहमति की आवश्यकता थी। यह अन्य राज्यों की स्थिति से भिन्न था। दूसरे राज्यों के मामले में शक्तियों का बंटवारा जैसा 3 सूचियों में दिया गया था स्वतः लागू होता था। जम्मू और कश्मीर के मामले में केंद्र सरकार के पास मात्र सीमित शक्तियां थीं और संघ सूची तथा समवर्ती सूची में दी गई अन्य शक्तियों को केवल राज्य की सहमति से ही उपयोग में लाया जा सकता था। इसने जम्मू और कश्मीर राज्य को और अधिक स्वायत्तता प्रदान की। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया है। यह नई व्यवस्था कब से प्रभावी हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 31 अक्टूबर 2019।
वर्तमान में 370 के अंतर्गत दिया गया विशेष दर्जा अस्तित्व में नहीं है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया है। यह नई व्यवस्था 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुई है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर 8 स्थानीय शासन से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।